आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। कैसे इसकी वर्किंग होती है, चलिए देखिए। ये जो हमारा चार्ट है, इससे आपको म्यूचुअल फंड का मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स मतलब वो लोग जो किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके पास सरप्लस पैसा है। उससे जब आपके पास थोड़ा सा सेविंग हो जाता है, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो कहाँ इन्वेस्ट करते हो? या तो आप कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हो, है ना, ताकि इन फ्यूचर उसकी प्राइस जो है आपको बढ़ी हुई मिल जाए, आप थोड़ा सा उसमें से प्रॉफिट कमा लीजिए। अगर लैंड एंड बिल्डिंग नहीं खरीदनी है, तो आप क्या करते हो? आप गोल्ड और ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हो, ताकि उसकी भी वैल्यू इन्हांसमेंट हो जाए, उसकी भी कीमत आने वाले टाइम में बढ़ जाए। एक और कैटेगरी है जहां पर इन्वेस्ट किया जाता है, वो होता है शेयर्स। शेयर का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा तो आपको मुनाफा हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ हो रही है, इन्वेस्टर कहाँ पैसे लगा रहा है म्यूचुअल फंड में। क्यों लगाता है इन्वेस्टर पैसा? बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उसको पैसा कमाना है ना। जो थोड़ी सी उसकी सेविंग पड़ी है, वो थोड़े से टाइम के स्पैन में उसको बढ़ा हुआ पैसा मिल जाए, ऐसा उसकी सोच होती है। इसलिए वो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो आज वो इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। पूल देयर मनी। पूल मतलब उसने भी डाला, मैंने भी डाला, आपने भी डाला, डाल डाल के इतना बड़ा पैसा हो गया, इतना बड़ा हमारा वेंचर हो गया। तो म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है, जो इन सब का पैसा कलेक्ट करके इसके पास आ जाता है। देखो, ये तो थे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स। मैं थी, आप थे, हमारा पड़ोसी था, हमारा फ्रेंड था, इतने सारे लोग। इनका छोटा छोटा पैसा था, थोड़ी थोड़ी सेविंग थी। जब वो सारा इकट्ठा होके पूल होकर, समझ में आया? पूल होके मतलब इकट्ठा होके, कलेक्ट होके इस पर्सन के पास आया, तो इसका हमने नाम रखा फंड मैनेजर। तो इसके पास ज्यादा सारे पैसे आ गए, जिन सबको म्यूचुअल फंड में लगाना है। अब वो क्या करेगा? वो इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा सिक्योरिटीज में। वो फंड मैनेजर हमारे पैसे को, बहुत सारे लोगों के पैसे को सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देगा। सिक्योरिटीज में कौन कौन सी इन्वेस्ट सिक्योरिटीज आएंगी, आने वाले स्लाइड्स में आपको बताया जाएगा। जब ये सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया गया, तो क्या होगा? ये हमको मुनाफा देंगी। हमको क्या आएगा? रिटर्न। रिटर्न माने प्रॉफिट। हमको ये सिक्योरिटीज जनरेट करेंगी प्रॉफिट। ठीक है, जिसको हमने क्या वर्ड दिया है? रिटर्न्स। अब ये जो प्रॉफिट आया, इट इज पास्ड बैक टू इन्वेस्टर्स। तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनको वापस इस प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया जाता है। अगर ये पर्सन एक बंदा इन्वेस्ट करता, तो इसकी थोड़ी सी सेविंग होनी थी, उसमें से कितने रिटर्न हो जाते, राइट? लेकिन अब क्योंकि म्यूचुअल फंड था, फंड हो गया, इकट्ठा हो गया पैसा, तो इस फंड मैनेजर ने सोच समझ के बढ़िया वाली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, उससे मुनाफा कमाया, और उस मुनाफे को वापस जो शुरुआती इन्वेस्टर्स थे, मैं थी, आप थे, नेबर था, फ्रेंड था, इन सबको बांट दिया गया। ये है सीधे साधारण शब्दों में म्यूचुअल फंड की कहानी। अब हम आपसे शुरू करते हैं अगली बात। देखिए, ईच इन्वेस्टर पार्टिसिपेट्स प्रोपोर्शनली इन द गेन्स और लॉसेस ऑफ द फंड। अभी हमने आपको बताया, देखिए यहाँ हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट करी। किसने इन्वेस्टमेंट करी है? ए ने करी है, बी ने करी है, सी ने करी है और डी ने करी है। वो फंड मैनेजर के पास पैसा पहुंचा, सिक्योरिटीज या बॉन्ड खरीद लिए गए। फिर वो जो प्रॉफिट आया, वो ए बी सी डी को बांट दिया गया। कैसे बांटा गया? प्रोपोर्शनली। जिसने ज्यादा पैसा लगाया था म्यूचुअल फंड में, उसको ज्यादा प्रॉफिट मिला। लॉस के साथ भी यही केस है। अगर लॉस हो जाएगा, तो जिसका जितना पैसा, उसको प्रोपोर्शन में लॉस जो है बांटना पड़ेगा। तो क्या बात है यहाँ पर? लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ गए। ऑब्जेक्टिव क्या था? मोटिव क्या था? उद्देश्य क्या था? एक क्या था? प्रॉफिट कमाना। तो इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया गया, बॉन्ड्स का मुनाफा बांटा गया, प्रॉफिट सबके हिस्से आया। और उस हिस्से का क्या सिस्टम रहेगा जी? प्रोपोर्शनेटली। जिसने ज्यादा पैसा लगाया था, उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल गया। Mutual fund is a financial vehicle that pools assets from the shareholders to invest
in the securities. वो फाइनेंशियल व्हीकल मतलब यहाँ पर वो गाड़ी है जो क्या करती है, एसेट्स इकट्ठे करती है, पूल करती है लोगों के यहाँ का पैसा। शेयर होल्डर्स यहाँ मीन जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके पैसे इकट्ठा करता है ये म्यूचुअल फंड। क्यों? ताकि वो आगे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सके। यू नो, इतने सारे लोगों का पैसा मोबाइल बनाता है, फाइनेंशियल व्हीकल है, वो इकट्ठा करता है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है ताकि सबको प्रॉफिट मिल सके। वो एक ऐसा फाइनेंशियल व्हीकल है। इट इज अ पूल ऑफ मनी, एक पैसे का इकट्ठा करना। जिस तरह से मान लीजिए आपके पास पैसा, मेरे पास पैसा, हम सारा पैसा इकट्ठा करके एक बड़ी सी बकेट में डाल देते हैं, बड़े से, उसमें खूब सारा पैसा इकट्ठा हो गया। अब उसको मैनेज कौन करेगा, उसको इन्वेस्ट कौन करेगा? उसको करेगा जी इन्वेस्ट प्रोफेशनल फंड मैनेजर। देखिए, आप एक घर बनाते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से बोल देते हैं एक कमरा यहाँ बना दो, एक टॉयलेट यहाँ बना दो, एक रूम यहाँ बना दो। उसके अलावा आप एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो वो प्रोफेशनली उस चीज को बताता है कि बाथरूम यहाँ होना चाहिए, गार्डन यहाँ होना चाहिए, बेडरूम यहाँ होना चाहिए। उसी तरह से अगर आप अपने पैसे को खुद इन्वेस्ट करोगे तो क्या पता आप प्रॉपरली इन्वेस्ट ना कर पाओ। तो आपके पैसे को इकट्ठा करके प्रोफेशनली वो फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा ताकि आपको ज्यादा रिटर्न मिल सके। म्यूचुअल फंड को एक ट्रस्ट कहा गया है, एक ऐसा ट्रस्ट जो पैसा इकट्ठा करता है फ्रॉम अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, बहुत सारे लोगों से, जैसा कि मैंने आपको बताया। इन इन्वेस्टर्स का एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव है, मुद्दा एक ही है, क्या है? प्रॉफिट कमाना। सबको प्रॉफिट कमाना है, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हम प्रोफेशनली अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, जिसको मैंने एक ट्रस्ट का नाम दिया, वो क्या करता है? वो इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड्स में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और बाकी और भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। मनी मार्केट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप प्लीज जरूर देखें। क्यों इन्वेस्ट किया जाता है जी? इसलिए इन्वेस्ट किया जाता है ताकि कैपिटल गेन हो सके, मुनाफा हो सके और मोटा मुनाफा हो सके। जो प्रॉफिट, जो इनकम यहां से इकट्ठी होती है, कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट क्यों बोला गया? क्योंकि सबका पैसा इकट्ठा कलेक्ट हो जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रोपोर्शनेटली। जिसने ज्यादा पैसा उस फंड में डाला था, उस बाल्टी में जिसने ज्यादा पैसा डाला है उसको ज्यादा मुनाफा मिलेगा, भैया तेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड थोड़े से अपने खर्चे और लेवीज को, अपना खर्चा भी तो उसने निकालना है ना। अब अगर आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो तो आर्किटेक्ट फीस लेता है ना आपसे, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कंसल्टेशन फीस लेता है। तो म्यूचुअल फंड ने जो आपका पैसा इन्वेस्ट किया, भैया उसकी भी तो वो फीस लेगा। तो आपको मुनाफा डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले वो अपने एक्सपेंसेस माइनस कर लेगा। एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है इसको। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर हमने एक सेपरेट आर्टिकल बनाया है, आप प्लीज उसको देख सकते हैं। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा इकट्ठा करते हैं, उसको डालते हैं, उसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड। It's a portfolio is structured and maintained to match investment objectives stated in the prospectus. तो जो आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगा, आपके पास आता है HDFC म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, है ना, बिरला म्यूचुअल फंड, उस वाले का जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं उसके ध्यान में रखते हुए ही म्यूचुअल फंड अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। म्यूचुअल फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, थोड़ा सा पैसा है। अब वो थोड़े से को कहाँ इन्वेस्ट करें बेचारे अकेले? तो इतने सारे इन्वेस्टर्स का थोड़ा 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 पैसा इकट्ठा करके लार्ज फंड बन जाता है जो म्यूचुअल फंड में चला जाता है। तो उन निवेशकों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, और उनके पास इतना समय भी नहीं है भैया कि वो मार्केट में स्टडी कर सकें, रिसर्च कर सकें कि कहाँ कहाँ मैं इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो। तो इन दोनों चीजों से बचने के लिए, उस समय के बचने के लिए इतनी मेहनत कौन करे कि भैया कहाँ इन्वेस्ट करूं, कौन सिर खपाई करे? वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और वो जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है जी, वो आपका पैसा इन्वेस्ट कर देगा। तो उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, ना ही बहुत ज्यादा टाइम है इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़े, उनकी वेल्थ ग्रो हो, उनको मुनाफा मिल जाए।
Mutual fund gives small or individual investors and access to diversified, professionally managed portfolios of equities and bonds and securities. इसका मतलब छोटे छोटे जो निवेशक करना चाहते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं, उनको एक मौका देता है ये म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाइड, विभिन्न विभिन्न तरीकों में इन्वेस्टमेंट करने का मौका। और प्रोफेशनली मैनेज्ड पोर्टफोलियो होता है, जो आपका पैसा निवेश किया जाएगा वो एक प्रोफेशनली मैनेज्ड बंदा करेगा, जिसको उसका पूरा ज्ञान होगा, उन्हीं वाली सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में वो इन्वेस्ट करेगा। Each investor owns units which represent a portion of the holdings of the fund. हर इन्वेस्टर को कुछ यूनिट्स प्रदान किए जाते हैं। आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शेयर्स मिलते हैं ना, उसी तरह से म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है उसको थोड़े से यूनिट मिलते हैं। कितने यूनिट मिलेंगे भैया? जितना वो इन्वेस्ट करेगा, ज्यादा इन्वेस्ट करोगे ज्यादा यूनिट मिल जाएंगे। और जो भी इसमें मुनाफा होता है म्यूचुअल फंड में, इस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट में, उसको प्रोपोर्शनेटली अंडरस्टैंड ना, ज्यादा में ज्यादा प्रॉफिट, थोड़े में उसमें थोड़ा प्रॉफिट, प्रोपोर्शनेटली सबको बांट दिया जाता है। The money collected in mutual funds is invested by professional fund managers in line with the scheme's stated objective. उसी तरह से निवेश किया जाता है कौन सी स्कीम में तुम पैसा लगाना चाहते हो, है ना, जिस म्यूचुअल फंड की स्कीम में तुमने पैसा लगाया है उसी लाइन पर वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर देगा। इसके बदले में वो फंड तुमसे थोड़ी सी फीस चार्ज करेगा, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स में से वो फीस कटेगी। और जैसा कि सेबी ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रेगुलेशंस दी हुई है, रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है, उसके अंतर्गत ही आपकी जो है वो फीस काटी जाती है, उसके ज्यादा वो नहीं काट सकते। अच्छा जी, अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है म्यूचुअल फंड में, आपने सुना होगा नैव, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू किसको बोला जाता है? म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की कीमत को नैव बोला जाता है। एक यूनिट की कीमत क्या है? आज एक यूनिट 100 रुपए का है, कल 200 का हो सकता है, परसों 50 का हो सकता है, ठीक है। उसके एक यूनिट की कीमत को नैव, नेट एसेट वैल्यू बोला जाता है। जब आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आप किस पे खरीदोगे? नैव पर ही खरीदोगे। जब आप एक म्यूचुअल फंड बेचोगे तो किस पे बेचोगे? नैव पर ही बेचोगे। जैसा कि शेयर खरीदते वक्त शेयर का एक प्राइस होता है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर होती है, उसी तरह से म्यूचुअल फंड का शेयर प्राइस नहीं होता, म्यूचुअल फंड का नैव होता है। शेयर खरीदने हैं तो किस पे खरीदने हैं? शेयर प्राइस पे। म्यूचुअल फंड खरीदना है तो किस पे खरीदना है? नैव पे। NAV is the measure of performance of an individual scheme of a mutual fund. एक स्कीम का NAV ज्यादा है तो दूसरी स्कीम का NAV कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो पहले वाली स्कीम बढ़िया है, उसकी परफॉर्मेंस मार्केट में बढ़िया है, जो बढ़िया है उसका NAV ज्यादा है। It is essentially the market value of the securities held by the scheme. उस स्कीम की मार्केट में क्या वैल्यू है उसको बोला जाता है NAV। तो मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है तो NAV भी ऊपर नीचे होती रहती है। NAV is the combined market value of the shares, bonds and securities held by a fund on a particular day as reduced by the permitted expenses and charges. देखिए, आपने एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, उसमें शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज जहां जहां इन्वेस्ट हुए हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है आज, इसको बोला जाता है नैव। लेकिन नैव निकालने से पहले जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, एक्सपेंस रेशियो जो है वो काट कर ही नैव की वैल्यू बताई जाती है। NAV per unit represents the market value of all the units in a mutual fund on a given day. ठीक है जी, जो आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया उसकी आज की मार्केट वैल्यू क्या है उसको बोला जाएगा NAV। लेकिन वो निकालने से पहले आपने खर्चे वर्चे, लायबिलिटीज वायबिलिटीज सब निकाल देनी है, ठीक है। और पर यूनिट होती है जी NAV, तो पर यूनिट निकालने के लिए जितने यूनिट्स हैं उससे उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। मार्केट वैल्यू निकालनी है, उसमें से खर्चे वर्चे सब निकाल देने हैं, और अगर 100 यूनिट है तो 100 से डिवाइड कर दो, 1000 यूनिट है तो 1000 से डिवाइड कर दो। एग्जाम्पल ले लो, म्यूचुअल फंड हैज इशूड 10 लाख यूनिट्स ऑफ 10 ईच। 10 लाख यूनिट इशू किए गए, एक की कीमत 10 रुपए है। जब अलॉटमेंट की गई NAV थी 10 रुपए की, तो थोड़े समय के बाद मार्केट वैल्यू जो थी वो 200 लाख हो गई। देखिए यहाँ पर कितनी हो गई हमारी, 100 लाख हो गया ना, 10 लाख इंटू 10, 100 लाख। लेकिन मार्केट वैल्यू जंप कर गई 200 लाख,
तो नैव कितनी पहुंची, 200 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ बताया था ना, डिवाइडेड बाय द आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे भैया 10 लाख, तो 200 लाख को 10 लाख यूनिट से डिवाइड कर दो, नैव पहुंच गई 20 रुपए पे। द करंट वैल्यू ऑफ द फंड कितनी होगी 200 लाख, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट द वैल्यू ऑफ द फंड वाज 100 लाख। अभी समझ में आ गया, 100 लाख तो जब तुम लिए तब थी, अब हो गई 200 लाख, तो नैव कैसे निकालनी है, 200 लाख डिवाइडेड बाय जितने यूनिट थे, समझ में आ गया, 20 रुपया बन गई नैव। Since the market value of securities change every day, so does the NAV of the fund. जैसे कि शेयर्स के प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, सिक्योरिटीज के प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसी तरह से फंड का NAV भी ऊपर नीचे होता रहता है। हर स्कीम के हिसाब से ये मैंडेटरी है, ये लाजमी है कि आपको जो NAV है वो आपको डेली बेसिस पर या हफ्ते में एक बार आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। यू हैव टू डिस्क्लोज NAV। देखिए ये आ गया आपके पास NAV का फॉर्मूला, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। बहुत आसान है, जितने एसेट आपको दिए गए होंगे, लायबिलिटीज आपको दी गई होंगी, उसको आप यूनिट्स के साथ डिवाइड कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा NAV पर यूनिट। आपको एक एग्जांपल देते हैं, एट द क्लोज ऑफ ट्रेडिंग यस्टरडे अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हैड 2 lakh, how much is it, such a big amount worth of securities, okay, 40 लाख कैश था और 10 लाख आपके पास लायबिलिटीज थी। 210 लाख की सिक्योरिटीज थी आपके पास, 40 लाख आपके पास कैश था और 10 लाख की लायबिलिटी थी। अब फंड के यूनिट्स थे 20 लाख, तो आप नैव कैसे निकालोगे, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, जितने भी आपके ये 210 लाख प्लस 40 लाख ये एसेट आ गया ना कैश में, सारे एसेट्स ऐड कर दीजिए, माइनस कर दो भैया लायबिलिटी, 10 लाख डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से, 20 लाख से आपने डिवाइड कर दिया, नैव आ गई 12 रुपए की, ठीक है। और फंड्स नैव विल चेंज डेली एज द वैल्यू ऑफ फंड सिक्योरिटीज, कैश हेल्ड, लायबिलिटी एंड द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग फ्लक्चुएट। वो कहता है कि फंड की जो नैव है ना वो रोज बदलेगी, क्यों बदलेगी, क्योंकि फंड की सिक्योरिटीज की वैल्यू भी घटती बढ़ती रहेगी, कितना कैश है ये भी घटता बढ़ता रहेगा, कभी ज्यादा कैश होगा कभी कम कैश होगा, लायबिलिटीज भी कम आगे पीछे होती रहती हैं, तो उस तरह से नंबर ऑफ शेयर्स भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो देखो ये जो 4 चीजें आपको बताई हैं ये ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए नैव जो है वो भी घटती बढ़ती रहती है, एसेट भी बदलेगा, लायबिलिटी भी बदलेगी, कैश भी बदलेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स भी बदलेंगे, ठीक है जी। अब नेट एसेट वैल्यू किन 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आता है परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, जिसको बोला जाता है रियलाइज्ड प्रॉफिट। देखो एक एग्जांपल से समझाते हैं। के लिमिटेड इज वन ऑफ द टॉप होल्डिंग ऑफ वन ऑफ द इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम, बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड की स्कीम है मान लीजिए। फंड मैनेजर ने स्टॉक खरीदा 251 रुपए 40 पैसे पर, बहुत अच्छी बात है। जो आज की डेट में के लिमिटेड इज ट्रेडिंग एट 279.45 पर शेयर, ये उसकी कीमत बढ़ गई। अगर वो फंड मैनेजर आज स्टॉक बेच देता है तो क्या होगा, फंड का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस कम हो गया, यहाँ तो प्राइस बढ़ा था ना 279 पे, अगर प्राइस गिर के हो गया 222.05, तो फंड मैनेजर और सिक्योरिटीज सेल कर देता है, तो क्या होगा भैया, लॉस हो जाएगा। इस लॉस के चक्कर में आपकी नैव जो है वो गिर जाएगी। तो नैव किस पे डिपेंड करती है, परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज पे। अगर आपने उसको मुनाफे में बेचा आपकी नैव बढ़ गई, अगर आपने उसको घाटे में बेचा आपकी नैव कम हो गई। अगला है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड, जिसको बोला जाता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। जितनी सिक्योरिटीज आपके पास है ना उसकी वैल्यूएशन करवाओ, उसके ऊपर भी नैव डिपेंड करती है। फंड मैनेजर अगर स्टॉक नहीं बेचता है तो क्या होगा, ऊपर नीचे जो प्राइस का स्टॉक हुआ उससे नैव बदलेगी, एज द फंड अकाउंट्स फॉर द डेली क्लोजिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज टू कंप्यूट इट्स नैव। अगर वो बंदा बेचता नहीं है सिक्योरिटीज, फिर भी क्योंकि कीमत गिरी है या कीमत बढ़ी है, ये तो हुआ ही है ना, बेची ना बेची एक बात होगी। पहले पॉइंट में हमने बोला कि अगर बेचेगा या खरीदेगा उससे नैव इफेक्ट होगी, दूसरे पॉइंट में हम कह रहे हैं ना बेचे ना खरीदे, लेकिन उसकी वैल्यूएशन तो होगी ना उस सिक्योरिटी की, उस वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी के बेस पर ही नैव इफेक्ट होती है। आगे बढ़िए, अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखो म्यूचुअल फंड क्या करता है, सारा का सारा पैसा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। स्मॉल साइज्ड कंपनीज इन ग्रोथ फंड में भी करता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड इन इनकम फंड में भी करता है। कभी कभी क्या होता है, तो कभी कभी इसकी लिक्विडिटी और वॉल्यूम्स जो हैं इसके बहुत कम हो जाते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी
इस फंड में लार्ज स्केल रिडम्पशन प्रेशर आ जाता है इन्वेस्टर्स का। रिडम्पशन का मतलब वापस करना, है ना। बहुत सारे लोगों ने आपका फंड ले लिया, अचानक उनको लगा कि भाई पैसा निकालो इसमें से, तो वो आपको कह रहे हैं हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। तो फंड को उनका पैसा वापस करने के लिए पैसा चाहिए ना। कभी कभी उसके पास पैसा नहीं होता, कभी कभी उसके पास लिक्विडिटी नहीं होती, तो वो फंड क्या करेगा, वो बोरो करेगा, मनी उधार लेगा, ताकि जो रिडम्पशन वाले लोग हैं जो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं उनका पैसा तो मैं वापस कर दूं, ठीक है ना। तो फंड ने रिडम्पशन के लिए, रिडम्पशन मतलब पैसा वापसी, म्यूचुअल फंड के जो बेच, वो कहते हैं हमारा पैसा वापस कर दो, तो उस वापस करने के लिए फंड वाले को कैश चाहिए। तो कैश कभी कभी नहीं होता तो उसको उधार लेना पड़ता है। इस तरह से जब वो उधार लेता है तो उसको ब्याज भी देना पड़ता है ना। कीमत तो लगती है आपको लोन की। तो जब वो ब्याज देगा तो ऐसे कंडीशंस में नैव जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। समझ में आ गया। कभी कभी नैव इसलिए भी अफेक्ट होती है क्योंकि फंड मैनेजर को रिडम्पशन के लिए पैसा देना पड़ेगा, उस पैसा उसके पास नहीं है तो वो उधारी लेगा, उधारी के लिए उसका खर्चा बढ़ेगा, उसको ब्याज देना पड़ेगा, इसलिए भी नैव अफेक्ट होती है। फोर्थ पॉइंट आता है यूनिट सोल्ड और रिडीम्ड। जैसा कि हमने आपको बताया, बहुत ज्यादा रिडम्पशन आ जाती है अगर, तो वो फंड को अपने स्टॉक्स बेचने पड़ते हैं जो भी प्राइस चल रहा है, क्योंकि वो रुक तो नहीं सकता ना अब कि जब भैया जब प्राइस ऊपर होएगा मैं तो तब बेचूंगा, ऐसा तो वो नहीं कर सकता, उसको इमीडिएटली बेचना पड़ता है क्योंकि इन्वेस्टर्स की रिडम्पशन रिक्वेस्ट आ गई है। तो इस तरह की जो स्ट्रेस सेलिंग है, टेंशन में जब वो कोई काम करते हो, गड़बड़ भी हो सकती है और बहुत ज्यादा रिडम्पशन आगे पंगा पड़ जाता है, उससे नैव भी अफेक्ट होती है। ठीक है, ये थे 4 पॉइंट जिसपे नैव अफेक्ट होती है। अब सुनो, नैव जो है वो डिस्क्लोज करनी पड़ती है ओपन एंड स्कीम के लिए भी और क्लोज एंड स्कीम के लिए भी, नैव तो डिस्क्लोज करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो ये आज का आर्टिकल हम यही खत्म करते हैं। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।